अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जानेंगे गैब्रियल जेसूस की जिंदगी की दास्तान, उन्होंने गुर्बत से कामयाबी का कैसे सफर तय किया, इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। यूएफए क्वालिफायर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंसेज के साथ चौथा राउंड मुकम्मल हो गया। पुर्तगाल और फ्रांस अपने ग्रुप्स में टॉप पोजीशन पर बराजमान। प्लेयर्स की खरीदो फरोख्त में माहिर चेल्सी और सऊदी अरब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कुछ हेरा फेरी। और आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर करीम अडेयमी की जर्मन लीग में स्टार बनने की दास्तान। इल्काई गुंडोगन ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया, लेकिन कहां शुरू किया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। रियल मैड्रिड में जाने की ख्वाहिश लिए किलियन एम्बापे पर पीएसजी ने लगा दिया बहुत बड़ा प्राइस टैग। और जोसे मोरिनियो पर क्यों लग गई 4 मैचेस की पाबंदी, ये सब कुछ देखेंगे आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे गैब्रियल जेसूस की कहानी से। और गैब्रियल जेसूस बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में गुर्बत का सफर तय किया और कामयाब खिलाड़ी बने, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार किया। आइए आपको दिखाते हैं। गैब्रियल जेसूस को दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में शुमार किया जाने लगा है। वो लंदन के क्लब आर्सेनल में खेलता है, ब्राजील की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी करता है। वो 2016 में ब्राजील के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है और मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलते हुए 4 मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने में भी कामयाब हो चुका है। 25 साल की उम्र के नौजवान के लिए ये कामयाबी नाकाबिल यकीन है। आज हम आपको इस ब्राजीलियन हीरो की कामयाबी की दास्तान बताते हैं। वो साओ पाउलो के एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ जहाँ लोगों का मयार जिंदगी ऐशो इशरत से भरपूर नहीं था। उसे उसकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसके वालिद उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ का नाम एवा लूसिया डेनिस है। उसने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम की। गैब्रियल बचपन ही से हर मामले में कोई ना कोई मुस्बत पहलू तलाश कर लेता था। दूसरे ब्राजीलियन बच्चों की तरह उसको भी बचपन ही से फुटबॉल मुयस्सर आया। इब्तिदा में तो इसे खेलने के लिए ग्राउंड भी दस्तयाब नहीं था। वो कभी गलियों में खेलता और कभी कच्ची मिट्टी के मैदानों में दौड़ता फिरता। जब इसे अपने शौक की परवरिश करने का ढंग आने लगा तो वो दीगर बच्चों के साथ मिलकर मिलिट्री के कैद खाने की अकब में वाक़या एक फील्ड में इनके साथ खेलने जाने लगा। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए एक बार उसने कहा, मेरी उम्र के बच्चों के पास वीडियो गेम्स हुआ करती थी, मगर मेरे पास मेरे ख्यालात और फुटबॉल था, और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बचपन हकीकी मायनों में बचपन कहलाया। उसे फुटबॉल से लगाव था, शायद इसीलिए महारत इसकी खुदादाद सलाहियत बन गई। जब वो अपने से बड़े बच्चों के साथ खेलने लगा तो उसे बहुत तंग किया जाने लगा। बड़े लड़के इसे धक्के देते और कभी कभार तो इसे मारते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो फुटबॉल अच्छा खेलता था। उनके सितम से उसे अक्सर उसके दोस्त बचाते थे। वक्त गुजरता गया, उसने क्लब्स ज्वाइन करना शुरू किए। उसके खेलने के मयार में बेहतरी आती जा रही थी। अपने पहले डोमेस्टिक सीजन में ग्रीन व्हाइट्स यूथ टीम की जानिब से उसने 48 मैचों में 54 गोल्स कर दिए। क्लब इंतजामिया को शायद इसी जैसे किसी टैलेंट की तलाश थी। अगले साल बेहतर दर्जे पर इसने 22 मैचों में 37 गोल्स करके अपनी महारत का ऐलान कर दिया। इस नौजवान खिलाड़ी में बहुत से क्लब्स दिलचस्पी लेने लगे थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो सीनियर स्क्वाड के बेंच पर जा बैठा था। टीम इंतजामिया को कोई जल्दी नहीं थी, वो इसे मुकम्मल इत्मीनान के साथ लॉन्च करना चाहते थे। उस दौरान वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा था। गैब्रियल जेसूस बैरून मुमालिक से आने वाले शायकीन की दिलचस्पी के लिए अपने शहर को सजाने में मसरूफ था। उसने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज पाल्मेरास की जानिब से 2016 में किया और पहले सीजन में 20 मैचों में 4 गोल्स करने में कामयाब हुआ। उसने 2 गोल्स असिस्ट भी किए। उसे रूकी ऑफ द ईयर के तौर पर शनाख्त किया जा चुका था। नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन जारी थी। उसे उस वक्त ब्राजील का राइजिंग स्टार तस्लीम किया जा रहा था। उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैनचेस्टर सिटी ने भी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मैनचेस्टर सिटी ने गैब्रियल जेसूस के लिए पाल्मेरास को 32 मिलियन यूरोज दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाते जाते अपने आखिरी सीजन में भी वो 25 मैचों में 12 गोल्स कर गया। 22 साल के बाद नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद इसे ब्राजीलियन बैलन डोर अवार्ड भी दिया गया। इससे पहले ये अवार्ड मुतअद्दिद मशहूर ब्राजीलियन खिलाड़ियों को दिया जा चुका था। इस अवार्ड के बाद वो वापस उसी जगह गया जहां बचपन में वो खेला करता था। इसने वहां के बच्चों को फुटबॉल खेलने वाले जूतों के 250 जोड़े तोहफे में दे दिए। उसने अपने आबाई इलाके को कभी अपने से जुदा न होने दिया। वो अपने दोस्तों को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में पहुंचकर उसने तवक्को के मुताबिक बेहतरीन खेल पेश किया। अपने दूसरे ही मैच में उसने वेस्ट हैम के खिलाफ गोल करके शायकीन के दिल जीत लिए। गोल करने के बाद इसका जश्न मनाने का अंदाज भी मकबूल है। वो फोन कॉल करने का इशारा करता है। अपने जश्न मनाने के अंदाज की वजाहत इसने बाद में की। उसने कहा, इंग्लैंड आकर मुझे लगा मुझसे सब कुछ छिन गया है। मैं अपनी माँ से दूर हो गया था। वो मेरे लिए माँ और बाप दोनों है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए जब भी मैं कामयाब होता तो वो स्टेडियम में हो ना हो,
मैं हमेशा इशारे से फोन उठाता और कहता हेलो माँ। मैनचेस्टर सिटी के मद्दाहों ने इसकी इस वजाहत पर सोशल मीडिया पर एक नकली कहानी भी बनाई और कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करता है और उसे फोन करने का इशारा करता है, मगर बाद में सच्चाई सामने आई और मालूम हुआ कि वो ऐसा अपनी माँ के लिए ही करता था। उसने उसकी तस्वीर का टैटू अपने जिस्म पर बनवा रखा है। वो अपनी कमाई अपनी माँ को देता है, जिसने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करके इसकी परवरिश की। इसके करियर में मद्दोजजर भी आए। वो इंजरी का शिकार हुआ, हरीफ स्ट्राइकर्स के मुकाबले में कम पसंद किए जाने पर नफ्सियाती दबाव और एहसास कमतरी का शिकार भी हो गया, मगर आखिरकार वो इन तमाम मुश्किलात को पार करके दोबारा अपनी बेहतरीन फॉर्म में आ गया। इसके फॉर्म में आते ही 45 मिलियन पाउंड्स में आर्सेनल ने इसे खरीद लिया। वो जुलाई 2022 से अब तक आर्सेनल ही का हिस्सा है। यह बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने देखी और आफरीदी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिटी छोड़कर आर्सेनल आने का फ़ैसला इनका सही फ़ैसला था? इंजर्ड भी हुए और क्या जिस तरह ये ट्रैवल जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, तो क्या उसको एक खिलाड़ी के लिए अचीव करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, तो आर्सेनल के साथ कर सकते हैं इस ख्वाब को पूरा? एक्चुअली में अगर एक साल और गुजार लेते वैसे मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो ये जो मतलब एक तरह से ग्रेट अचीवमेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए ट्रैवल जीतना, उसमें भी इनका भी हिस्सा आ जाता। काफ़ी वैल्यूएबल प्लेयर थे मैनचेस्टर सिटी के, लेकिन इन्होंने आर्सेनल चूज़ करके इनके ऊपर इवन ये क्वेश्चन मार्क तब भी थे कि क्या ये मैनचेस्टर सिटी छोड़ के ट्रॉफियों को तो खैर बात नहीं कह रहे, क्योंकि आर्सेनल बड़े अरसे से कोई ट्रॉफी नहीं जीती और उनका प्रोजेक्ट जो है वो इन प्रोग्रेस है और अभी तो शुरुआत हुई है उस प्रोजेक्ट की। लेकिन पहले आने वाले वक्त में जो है वो नज़र आ रहे हैं कि आर्सेनल भी ट्रैवल जीत सकती है या करीब करीब जा सकती है। एटलीस्ट ट्रॉफीज जीतने वाली टीम अब बन गई आर्सेनल। एटलीस्ट इस ये जो अभी सीज़न शुरू होगा इसमें और भी वैल्यू एडिशन होंगे आर्सेनल में, तो जो इस बार फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये जब इंजर्ड हो गए थे जेसूस, तो आर्सेनल के पास बैकअप में इतना कोई बड़ा नाम नहीं था, तो ये अब बैकअप में भी अच्छे प्लेयर्स अभी ख़रीदने वाली है आर्सेनल, तो वो जो कोई प्लेयर इंजर्ड भी होगा तो उस वजह से आर्सेनल ट्रॉफी से हाथ महरूम नहीं होगी। गैब्रियल जेसूस जो मैनचेस्टर सिटी में अचीव कर सकते थे नहीं कर पाए, क्या आर्सेनल के साथ वो अचीव कर पाएंगे या नहीं? यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में बात करेंगे, आप जानते हैं यूएफए यूरो क्वालिफायर्स का चौथा राउंड मुकम्मल हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त कुछ टीम्स की तरफ से परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली है, कुछ नए प्लेयर्स भी देखने को मिले हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं। और यहाँ पर पहले ग्रुप स्टेजेस में नज़र डालते हैं कौन सी जो टीम्स हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ग्रुप ए हमारे सामने मौजूद है। स्कॉटलैंड जो है वो टॉप पर है, 4 में से 4 मैचेस उन्होंने विन किया, हारी कोई भी नहीं है। यहाँ पर ये तशवीश की बात है कि स्पेन और नॉर्वे तीसरे और चौथे नंबर पर है, दोनों एक एक मैचेस आ रही हैं। आफरीदी से हम इसके बारे में जानेंगे। ग्रुप बी भी आप देख रहे हैं, फ्रांस और ग्रीस जो है वो टॉप पर हैं और इस ग्रुप में फ्रांस से टॉप पर आना ही बनता था उनका, 4 में से 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं। सी की अगर बात करें, टॉप पे इंग्लैंड और यूक्रेन है, इटली यहाँ पे तीसरे नंबर पर है। और ये भी आफरीदी से जानेंगे कि ग्रुप सी में जो है वो इतने हालात इटली के लिए ख़राब क्यों हैं। ग्रुप डी में खुशी की बात यह है कि तुर्की जो है वो टॉप पर है और क्रोशिया जैसी टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड कप में भी दी है और अभी रिसेंट पास्ट में भी दी हैं। और वेल्स जो है वो चौथे नंबर पर है। ग्रुप ई अगर दिखाएं जी, नेक्स्ट ग्रुप ई, और ग्रुप ई में आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिया जो है वो नंबर 1 पे है, 3 में से 2 मैचेस विन किए हैं। अल्बानिया जो है वो दूसरे नंबर पर है और पोलैंड यहाँ पर, ये ग्रुप थोड़ा इजी लग रहा है और अफ्रीदी से जानेंगे क्या डिजर्विंग टीम थी इस ग्रुप में भी टॉप पर है। ग्रुप एफ में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, ये हैरानकुन बात है कि दूसरे नंबर पर है और ऑस्ट्रिया जो है वो पहले नंबर पर है। हालांकि बेल्जियम जो कि रैंकिंग में नंबर 1 टीम रही है, उनको शायद पहले नंबर पर होना चाहिए था। ग्रुप जी आप देख रहे हैं, हंगरी और सर्बिया जो है वो टॉप पर है। हंगरी 3 में से 2 मैचेस जीता है, सर्बिया जो है वो 3 में से 2 मैचेस जीती है और ये ग्रुप भी थोड़ा ईजी ग्रुप मालूम होता है, लेकिन आफरीदी बेहतर बताएंगे। ग्रुप एच अगर आप देखें तो फिनलैंड जो है वो 4 में से 3 मैचेस जीती है। कजाकिस्तान 4 में से 3 मैचेस जीती है, दूसरे नंबर पर है। डेनमार्क जैसी टीम जो है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और ग्रुप आई जो है स्विट्ज़रलैंड जो है वो 4 में से 3 मैचेस जीत कर पहले नंबर पर है। रोमानिया जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। उसके अलावा ग्रुप जे की अगर बात करें, पुर्तगाल है और पुर्तगाल जो है वो टॉप कर रहा है यहाँ पर, 4 में से 4 मैचेस जीत कर। स्लोवाकिया जो है वो दूसरे नंबर पर है, 4 में से 3 मैचेस जीत कर। ये ग्रुप स्टेजेस से आफरीदी अगर ग्रुप ए की तरफ आएँ तो स्कॉटलैंड और जॉर्जिया, नॉर्वे और स्पेन जो है वो तीसरे चौथे पे है। चौथा राउंड मुकम्मल हो चुका है। कैसे देखते हैं आप
कि इस ग्रुप में आपको नहीं लगता कि नॉर्वे, अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे और कोडी गैक्पो, वो तो नेदरलैंड्स के, स्पेन जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त अभी रिसेंट पास्ट उन्होंने फाइनल भी जीता है, उनको ऊपर होना चाहिए? जी बिल्कुल, और बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि नेशंस लीग जीत के अगर ये यूरो के लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन उम्मीद यही है कि कम बैक करेंगे और अपने जो आने वाले रिमेनिंग मैचेस हैं सारी जीत के वो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ग्रुप का क्या करेंगे जिन्होंने 4 में से 4 मैचेस जीत लिए हैं? अब यही तो मसला है, इसी की वजह से स्पेन थोड़ा सा नीचे चली गई थी कि स्कॉटलैंड ने उनको जो उनका फर्स्ट फिक्सचर था उसमें स्कॉटलैंड में जो खेला गया था वर्ल्ड कप के बाद वाला जो ब्रेक था इंटरनेशनल, उसमें हराया था, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड जो है वो टॉप कर रही है इस ग्रुप को। और ये ग्रुप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरऑल जो टीम्स नज़र आ रही हैं ऑन पेपर, यूजुअली व्यूअर्स के लिए ये बहुत इजी टीम्स होंगी मतलब स्पेन के कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सबकी गोल्डन जनरेशन चल रही है, चाहे आप स्कॉटलैंड ले ले, जॉर्जिया ले ले या नॉर्वे ले ले, तो बिल्कुल इजी नहीं होगा स्पेन के लिए क्वालिफाई करना इस ग्रुप में। ये ग्रुप काफ़ी मुश्किल ग्रुप है और नॉर्वे की भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने भी 4 में से 1 मैचेस जीता, स्पेन को तो अभी 2 ही मैचेस हुए आफरीदी, उनमें से 1 मैचेस जीता है। और एनीवेज लेट्स सी इस ग्रुप में बी की अगर बात करें, आफरीदी फ्रांस नो डाउट उनको टॉपर ही होना था और टॉपर ही है और आगे भी शायद अच्छी जो है परफॉर्मेंस। नेदरलैंड यहाँ पर जो है वो 4थे नंबर पर है, इसको किस तरह से देखते हैं? नेदरलैंड्स ज़बरदस्त टीम। जी बिल्कुल, और ये भी डिसअपॉइंटमेंट होगी बहुत बड़ी, लेकिन अभी तो इट्स अर्ली स्टेजेस, तो कम बैक करेंगे, लेकिन अगर किसी तरह ये फेल हो जाते हैं यहाँ से क्वालिफाई करना तो उनके लिए भी डिजास्टर होगा। अच्छा, तुर्की की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं? ग्रुप डी में टॉप कर रही है और क्रोएशिया जैसी टीम जो कि नेशंस लीग के फाइनल में पहुंची है उसको हराया। वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है और वेल्स जैसी टीम को जो है वो उन्होंने हराया है। आप किस तरह से देखते हैं उनकी इस परफॉर्मेंस को? बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और तुर्किया जो है वन ऑफ द टीम्स टू बी वॉच्ड इन द अपकमिंग ईयर, जो अभी 2024 में यूरो होगा। मुझे तो यकीन है कि ना सिर्फ ये क्वालिफाई करेंगे बल्कि 2024 की यूरो कप में बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंसेस रहेगी और मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये क्वार्टर फाइनल्स तक रसाई हासिल करते हैं। ओके, और ग्रुप एफ में एक इंपॉर्टेंट टीम है बेल्जियम टीबू कोर्टवा भी अभी छोड़ के चले गए हैं और अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। 3 में से 2 मैचेस हारी है, 3 में से सिर्फ 1 ही जीता है। बेल्जियम को कहाँ रेट करते हैं और कैसे देख रहे हैं? मुश्किल लग रहा है उनका क्वालिफाई करना आपको? नहीं, क्वालिफाई तो कर लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनकी सिचुएशन, जो टीम सिचुएशन है वो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए कि वर्ल्ड कप में भी इस तरह वो एलिमिनेट हो गए थे। उसके बावजूद क्लीन अप होना होता है एक वर्ल्ड कप के बाद, वो नहीं हुआ। वो मसले वर्ल्ड कप के बाद भी इनकी टीम में हैं, वही टीम की आपस में नहीं बनती, कैप्टनसी पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये चीज़ें अगर होंगी जब तक जेल नहीं होंगे, जब तक मैनेजमेंट इस चीज़ को स्ट्रिक्टली नहीं लेगी, तब तक प्रॉब्लम जो है वो चलते रहेंगे। और यहाँ पर जो है वो ये ग्रुप स्टेजेस थे और अब हम बात करेंगे। जी हाँ, आपने बेस्ट गोल्स देखे राउंड 3 और 4 के, और आफरीदी बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तक यूरो क्वालिफायर्स, और कुछ ऐसी टीम्स की तरफ से भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज व्यूअर्स देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम प्लेयर रैंक्स की, तो प्लेयर रैंक्स में क्या सूरत हाल है और कौन सा प्लेयर जो है वो टॉप कर रहे हैं, कौन से असिस्ट में टॉप कर रहे हैं, कौन से जो है उनके ड्रिबल्स अच्छे थे, उसके स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि यूरो क्वालिफायर्स में आप ये देख रहे हैं गोल जो है गोल्स में टॉप कर रहे हैं हॉलैंड 6 गोल्स के साथ, लुकाकू भी 6 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर है, और पुर्तगाल के ये इनका नाम कहीं सुना है, इनको कहीं देखा लगता है, रोनाल्डो। जी हाँ बिल्कुल, 5 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और असिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, असिस्ट में पुकी जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। अटैम्प्ट्स ऑन टारगेट में आप हॉलैंड देख रहे हैं, ये अटैम्प्ट्स ऑन टारगेट में भी 11 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है, और पासिंग एक्यूरेसी में भी आप देख रहे हैं प्लेयर्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉप गोल स्कोरर हैं हॉलैंड, रास्मस हॉलैंड। और अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे यूरो क्वालिफायर्स में कौन सी टीम्स कहाँ पर हैं रैंक्स के हवाले से, और इसके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड जो है वो 15 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रही है। गोल्स की अगर बात करें, पुर्तगाल जो है वो 14 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। स्विट्जरलैंड 12 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और दूसरी तरफ पोजेशन की अगर बात करें तो पोजेशन में स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पर है, 68.8 इन्होंने परसेंट पोजेशन रखा हुआ अपने पास अभी तक। नेदरलैंड्स जो है वो ग्रुप स्टेज में तो अच्छी नहीं है, लेकिन पोजेशन में टॉप पर यहाँ पर नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर 65 पॉइंट्स के साथ। स्पेन तीसरे नंबर पर है, और पोजीशन में पुर्तगाल जो है वो नीचे है
और आप पासिंग एक्यूरेसी में भी देख रहे हैं कौन सी टीम सबसे ज़्यादा है, तो ये मार्का भी स्विट्ज़रलैंड ने सर किया है। 90.5 पॉइंट के साथ जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पर है। नेदरलैंड यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी ग्रुप स्टेज में इतनी अच्छी जगह पर मौजूद नहीं है। फ्रांस यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और हैरत की बात है कि फ्रांस जो चारों मैचेस अपने जीती है, ग्रुप में टॉप कर रही है, ना गोल्स में कहीं नज़र आ रही है पहली 5 पोजीशन में, ना पोजीशन में नज़र आ रही है। और उसके साथ अगर आप देखें टोटल अटैम्प्ट्स जो है उसमें ऑस्ट्रिया 1 पे है, यहाँ पर फ्रांस हमें नज़र आई है दूसरे नंबर पर 73, पुर्तगाल 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। आफरीदी, रैंकिंग के हवाले से इंग्लैंड स्विट्ज़रलैंड जो है वो अभी तक अपने उसमें ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है और इंग्लैंड टॉप भी करी है अपने ग्रुप में। तो आपको लगता है कि अगर कंपैरिजन एक पूरा किया जाए हर ग्रुप की हर टीम का, तो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन टीम नज़र आ रही है वो इंग्लैंड नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस चल रही है और पिछले यूरोज़ में भी फाइनल में पहुंची थी जहां पे इटली ने उनको हराया था। और स्विट्ज़रलैंड ओवरऑल क्वालिफायर्स में हमेशा से एक अच्छी टीम होती है, टॉप टीम होती है और टूर्नामेंट्स में भी देखा गया है कि स्विट्ज़रलैंड को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, पेनल्टीज भी जाके हारते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस यूरो में एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर लेंगे क्योंकि अभी ग्रुप टॉप कर रहे हैं, तो टूर्नामेंट में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। चलें, बिल्कुल ये यूरो क्वालिफायर्स की आपने देखी डिटेल में, जो भी अभी तक स्टैंडिंग्स हैं टीम्स की, जो गोल्स है बेस्ट और उसके साथ साथ कौन से प्लेयर अभी टॉप गोल स्कोरर हैं और कौन से टॉप असिस्टर हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ट्वीट्स हैं हमारे पास। और सबसे पहली ट्वीट हमारे पास क्या है, इल्काय गुंडोगान की ये ट्वीट है और इल्काय गुंडोगान जो है वो क्या उनके बारे में खबर है। टू बार्सिलोना, हियर वी गो, फाइनल अप्रूवल अराइव्ड ऑन क्लब साइड टू रजिस्टर हिम एज न्यू साइनिंग। आफरीदी, इल्काय गुंडोगान फिर बार्सिलोना चले गए हैं, आपको नहीं लगता कि इनके पास और भी ऑफर्स थी तो किसी और ऑफर को यूटिलाइज कर लेते? एक्चुअली में आर्सेनल वाली ऑफर भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं गए वहाँ पे? एक्चुअली में इनको जो बार्सिलोना ने ओवरऑल पैकेज दिया था वो ज़्यादा सूट कर रहा था और प्रीमियर लीग में इनका बस एक तरह से आप देखें कि सफ़र भी, उन्होंने प्रीमियर लीग भी जीत ली थी, मुसलसल जीतते आ रहे थे, 4-5 सीजन से ही जीतते रहे थे और ऊपर से ट्रेबल भी जीत लिया था। तो एक डिफरेंट चैलेंज लेना चाह रहे थे, वो बार्सिलोना की सूरत में इनको मिलेगा कि ला लीगा में, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स अगर कहें तो गलत नहीं होगा बार्सिलोना। तो वो हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है रियल मैड्रिड या बार्सिलोना में खेलना। बिल्कुल, लेकिन ऐसे प्लेयर्स के जाने से शायद ये जो फाइनेंशियल मसाइल में फंसी हुई है बार्सिलोना, वो शायद निकलने में कामयाब हुए। नेक्स्ट हमारे पास है किलियन एम्बापे और ये बहुत ज़्यादती कर दी है यहाँ पर PSG ने, और वो क्या ज़्यादती की है, हैव सेट द प्राइस ऑफ किलियन एम्बापे एट 200 मिलियन। रियल मैड्रिड आर विलिंग टू ऑफर 120 मिलियन। आफरीदी, अगले साल वैसे ही फ्री ट्रांसफ़र पे जा सकते हैं, रियल मैड्रिड ने कहा भी था, अब क्यों पे करने पे तैयार हो गया रियल मैड्रिड 120 मिलियन? और PSG ने ये क्या किया है, ये बच्चों वाली हरकत नहीं है कि आप जो है वो जानबूझ के किसी प्लेयर को पकड़ के रखे हुए हैं? नहीं, ऑब्वियसली अब पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब प्लेयर खुद जाना चाह रहा है, सारी चीज़ आपके सामने है और उसने बयान भी दे दी है। कुछ ना होने से आपको तो बल्कि शुक्र करना चाहिए था कि वो पहले जो है वो आपके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके मुताबिक वो आपके साथ पूरा टाइम स्पेंड करके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ऊपर से आपको 120 मिलियन मिल रहा है एग्जैक्टली। अगले साल फ्री चला जाएगा, तो एक साल में ये मतलब ऑब्वियसली कोई नेगोशिएट करके बीच वाला रास्ता अपनाएंगे क्योंकि अगले साल फ्री तो नहीं जाने देंगे। इतने बड़े स्टार को इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, कोई ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए मेजर जो चैंपियंस लीग जीतना चाह रहे थे, और अगर अब फ्री में भी चला जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए। चलो लेट्स सी। और रियल मैड्रिड की तरफ से भी ये हैरान कुन है, पहले तो उन्होंने कहा था हम अभी नहीं लेंगे किलियन एम्बापे को क्योंकि विनीशियस जूनियर करंटली उनके नज़दीक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और अब जो है उन 120 मिलियन देने को तैयार हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है मैनचेस्टर सिटी एक्सपेक्टेड टू सबमिट एन ऑफर टू वेस्ट हैम फॉर डेक्लन राइस। आफरीदी, कल आपने काफ़ी तारीफ की थी डेक्लन राइस की कि अभी तक जो है वो अगर सारे प्लेयर्स की बात करें तो मिडफील्डर्स में बेस्ट मिडफील्डर है डेक्लन राइस। ये क्या खबर आई है, अब बताइए। 98 मिलियन जो थे वो आर्सेनल की बिड रिजेक्ट हुई थी, सेकंड बिड जो थी, और अब मैनचेस्टर सिटी रेस में इन हो गई है इनको खरीदने के लिए। और मैनचेस्टर सिटी ने डेक्लन राइस को पहले मैसेज भेजा कि अगर आप आएंगे, पहले उन्होंने प्लेयर के साथ एग्रीमेंट की वो किए कि अगर आप आएंगे हमारे क्लब तो ही हम आपके क्लब को ऑफर करेंगे। अच्छा, तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ग्रीन लाइट। तो अब
आर्सेनल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा हो जाएगा। मैनचेस्टर सिटी के साथ compete करना उनके सिग्नेचर्स लेने के लिए। लेकिन अगर ये प्लेयर भी मैनचेस्टर सिटी चला गया है तो फिर आर्सेनल का अगले साल भी सीज़न में टाइटल जीतना मुश्किल हो जाएगा। चलें बिल्कुल, और डेक्लन राइस और ऑफ कोर्स सिटी जो है वो ज़्यादा पैसे दे सकती है आर्सेनल की निस्बतन। लेट्स सी अब कहाँ नज़र आते हैं इल्काई गुंडोगान। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hour. अफरीदी, Kai Havertz अब आ रहे हैं आर्सेनल में, और आर्सेनल में फाइनली कोई एक नया प्लेयर शामिल हो गया है। किस तरह से देखते हैं आप ये इजाफा? जी, समर की पहली साइनिंग है, और अगर स्टैट वाइज देखा जाए तो चेल्सी के टॉप गोल स्कोरर भी थे इस सीज़न। टॉप मतलब पोजीशन जो सबसे ज़्यादा किसी प्लेयर ने रखा चेल्सी में वो भी इनके हिस्से में आया, ड्रिबल्स कंप्लीटेड भी इनके हिस्से में आई। तो ओवरऑल बेस्ट प्लेयर थे चेल्सी के अटैकिंग वाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छी साइनिंग है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस तरह फिट इन होते हैं आर्सेनल में, क्योंकि अगर ये एज स्ट्राइकर खेलेंगे तो गैब्रियल जेसूस और ये फिर रोटेट करेंगे, और फ्लोरेन बलूंगन जो हैं जो कि अभी यूएस के लिए उन्होंने स्विच किया है, यूएस के लिए खेलेंगे नेशनल टीम में, वो भी लोन पे हैं। तो फिर मतलब उनको फिर या तो शायद आर्सेनल बेच दे या दोबारा से लोन पे ही उनको वापस कर दे, क्योंकि वो एक यंग प्लेयर हैं, और मतलब स्ट्राइकर्स की पोजीशन जो है वो अब बढ़ गई है आर्सेनल की। चलें बिल्कुल, लेकिन मिडफील्डर की भी ज़रूरत है उन्हें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। ये है जोसे मोरिनियो के बारे में। और जोसे मोरिनियो यूएफए हैव बैंड जोसे मोरिनियो 4 मैचेस फॉर अब्यूजिंग रेफरी एंथोनी टेलर एट द यूरोपा लीग फाइनल। और ये लड़ाई का हमने बताया भी था अफरीदी, और इसमें हमने ये भी कहा था कि यूएफए इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी। तो जोसे मोरिनियो के लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी, आप जैसे कहते हैं कि ये पाबंदियाँ उन पर लगती रहती है। हाँ, और वो तो खुशी खुशी इनको पता होता है कि ये पाबंदी लगनी है, उसके बावजूद भी कर लेते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, और इनका एटीट्यूड अच्छा भी है, अपने अंदर वो रखते नहीं है, लाइक जो है वो है, वो बिल्कुल मतलब जो दिल में है वो मुंह पे भी उसी तरह ही है वो, मतलब पॉलिटिक्स। अच्छा, इनकी सबसे मजे की बात है अपने प्लेयर्स को भी ऐसा ही बनाते हैं, उनको अंदर जैसे वॉरियर्स बनाते हैं, लड़ाकू से मैनेजर हैं, और प्लेयर्स भी ये मोस्टली मतलब ये चुन चुन के अपनी टीम में प्लेयर्स ही वो रिक्रूट करते हैं जो लड़ने वाले हों। और ज़लाटन ने इसका जो है वो हवाला भी दिया था अपनी बुक में भी, और कहा भी था कि उन्होंने ही उन्हें वो शेर बनना सिखाया, और ऐसे मैनेजर का होना भी ज़रूरी होता है, और ये तो हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं। एनीवेज, ये आज की कुछ ट्वीट्स थी और कुछ मैचेस, और इसके साथ साथ कुछ स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा गोल्डन बूट में मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।